95%, सॉलिड कितना है 2 से 5%। राइट। अब हम ये बात पूछ रहे हैं कि इसमें सॉलिड पदार्थ की प्रतिशत मात्रा किसमें ज्यादा होगी, तो उसका सघनता से क्या लेना देना है? नहीं, अब तो एक ही जवाब बचता है स्मार्टली, फिर कोई नहीं है। फिर लावा से तुम सॉलिड पार्ट को जोड़ रहे हो। जब हम सिलिका की बात कर रहे हैं, सिलिका की प्रतिशत मात्रा की बात कर रहे हैं, या पहले जब हम गति के कारण सघनता में परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो वो लावा की बात कर रहे थे। अब हम मैग्मा की बात कर रहे हैं। ज्यादा हो गया? चलो छोड़ो उसको, गोली मारो उसको, आराम से समझते। यहाँ पे दरारी केंद्रीय उद्गार है और यहाँ पे दरारी उद्गार है। एक एक बराबर वेट का पत्थर लेते हैं, दोनों में डाल देते हैं। किसमें पत्थर नीचे चला जाएगा और किसमें पत्थर ऊपर ही आएगा? दरारी उद्गार में पत्थर, दरारी उद्गार में केंद्रीय में नीचे जाएगा, और दरारी में किस खुशी में? पत्थर नीचे नहीं जाएगा। मान लो कि अगर एक में जाता है एक में नहीं जाता है, तो किस में जाएगा और किस में नहीं जाएगा? नीचे सिंक करेगा एक में और एक में नहीं सिंक करेगा। बताओ किस में नहीं करेगा, किस में करेगा? दरारी में। बल की बात होती है यहां पे। चूंकि केंद्रीय उद्गार में मैग्मा की गति के कारण उसका फोर्स इतना ज्यादा है कि वो अगर कुछ डालेंगे तो उसको नीचे नहीं जाने देगा, बल्कि उसको होल्ड करके यूं करके लेके आएगा। चूंकि दरारी उद्गार अपेक्षाकृत क्वाइट है, तो उसमें जब डालेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। यानी कि जब मैग्मा के संचलन के दौरान जितने भी टूट फूट करके चट्टान आएंगे, उसके भाग बनेंगे, उसमें से बहुत पिघल भी जा सकते हैं और बहुत सॉलिड अवस्था में रहेंगे। तो केंद्रीय उद्गार के साथ जितने भी चट्टान बनेंगे सब मैग्मा का भाग बन के ऊपर आएंगे। जबकि दरारी उद्गार के साथ जितने भी चट्टान बनेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो मैग्मा के साथ ऊपर आए, वो नीचे चले जाएं, सेटल हो जाए। तो केंद्रीय उद्गार में उसके बल के कारण ठोस पदार्थों की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी। समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो दिमाग खा सकते हो। आ गया? कुछ दिक्कत है तो आप पूछो, घबराना। केंद्रीय में ठोस ज्यादा है। अभी क्या, अब दोनों बातों में पूछ रहे हैं। केंद्रीय में, हम केंद्रीय उद्गार में ठोस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा ज्यादा है। यानी कि जब हम मैग्मा की बात कर रहे हैं तो लिक्विड 95% एवरेज देखा हमने, 2 से 5% हमने सॉलिड देखा। तो केंद्रीय उद्गार में सपोज करोगे 5% है, तो दरारी उद्गार में 2% होगा सॉलिड पार्ट। क्यों होगा? वही हम बात करें, बल है इसके पास। मान लें कि हम बहुत तेजी से ऐसे ऐसे मुक्का चला रहे हैं, सपोज की जैसे पूरा एकदम 8-10 लोग मिलकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, राइट। अब कुछ हल्की चीज इस पे गिरेगी तो इसको क्या करेगा? टूटेगी भी, लेके चला जाएगा ना इसको। तो जो भी टुकड़े मिलेंगे रास्ते में, जो भी टुकड़े बनेंगे, सॉलिड पार्ट्स बनेगा, उसको केंद्रीय उद्गार का मैग्मा अपनी गतिज ऊर्जा के कारण जो उसके अंदर बल है, उसकी वजह से ढोने की शक्ति क्या होगी? उसकी अधिक होगी। तो वो ढो करके अपने साथ लेके आएगा, उसको अलग नहीं होने देगा, पृथक नहीं होने देगा। जबकि दरारी उद्गार में पृथक्करण की संभावना क्या है? बहुत ज्यादा है। क्लियर है? बाकी ज्वालामुखी का वितरण हम बाद में बात करेंगे। जब प्लेट व्यर्थनिक हो जाता है तो भूकंप और ज्वालामुखी एक साथ उसको करेंगे वितरण का। अब आते हैं अंतर्जात और बहिर्जात बल। एंडोजेनेटिक और एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ब्रेक ले लेते हैं, फिर आते हैं थोड़ा सा।
ये स्थलाकृतियों के निर्माण के संबंधित होते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात। इस प्रक्रम को हम भू-आकृतिक प्रक्रम कहते हैं। और इसके परिणाम को हम पार्थिव संचलन बोलते हैं। जैसे भूस्खलन, तो क्या होता है, एक अर्थ का एक भाग जो है संचलन करता है। तो जैसे हमने पहले शायद बताया होगा कि पृथ्वी का संचलन और पार्थिव संचलन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे पार्थिव संचलन की हम बात कर रहे हैं। तो कारण है भू-आकृतिक प्रक्रम और परिणाम है पार्थिव संचलन। तो भू-आकृतिक प्रक्रम को हम दो संदर्भ में देखते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात का मतलब है कि वो बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है। और वो बल जो पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न होता है। पहला अंतर ये है, यहां पे ऊर्जा की आपूर्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से होती है। यहां पे वायुमंडल अथवा सूर्य से होती है ऊर्जा की आपूर्ति। अंतर्जात बल द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है या विध्वंस होता है? निर्माण होता है, इसीलिए इसको निर्माणकारी बल भी कहते हैं। जबकि ये तोड़ता है, इसीलिए इसको विध्वंसकारी बल कहते हैं। तोड़ फोड़ की क्रिया करने वाला। इन दोनों के सामूहिक परिणाम से हमको जो भी स्थलाकृतियां धरातल पे दिखती हैं, दोनों का ज्वाइंट एक्सपीरियंस है, सामूहिक परिणाम है। ऊर्जा की आपूर्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से होती है, जबकि वहां पे ऊर्जा की आपूर्ति वायुमंडल अथवा सूर्य से होती है। ये निर्माणकारी बल है, वो विध्वंसकारी बल है। अंतर्जात बल को दो भागों में देखा जाता है, एक है लंबवत, एक होता है क्षैतिज दिशा में जो संचलन होता है। लंबवत का मतलब समझते हैं अप डाउन। अगर पृथ्वी को हम लें तो लंबवत संचलन, यानी कि या तो पृथ्वी का कोई भाग नीचे चला जाए या ऊपर आ जाए, इसको हम लंबवत संचलन बोलेंगे। तो जब लंबवत संचलन होगा तो पृथ्वी के त्रिज्या के अलॉन्ग होगा नहीं। अगर पृथ्वी को गोला मानते हैं तो जब भी ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर आ जाए, पृथ्वी के चाहे यहीं से कहीं हो, त्रिज्या के अलॉन्ग हो रहा है, इसीलिए इसको त्रिज्यिक संचलन या रेडियल मूवमेंट भी कहते हैं। जबकि जो क्षैतिज दिशा में होता है, सपोज कीजिए कि धरातल पे यूं हो रहा है ऐसे करके, टेंजेंट समझते हो, स्पर्श क्या होता है, स्पर्श रेखा, राइट। तो इसमें इस क्षैतिज दिशा में जो होता है उसको टेंजेंट मूवमेंट या स्पर्श रेखीय संचलन कहते हैं। सामान्य रूप से
इसमें जो है फॉल्ट्स का निर्माण होता है और इसमें जो है फोल्ड्स का निर्माण होता है। फोल्ड्स का मतलब, फॉल्ट्स का मतलब भ्रंशन, यानी कि भ्रंशन की क्रिया होती है, यहां पे वलन की क्रिया होती है। चूंकि ये संपीड़न बल उत्पन्न करता है, जो बल होगा वो संपीड़न बल होगा, और ये जो होगा टेंशनल फोर्सेस होता है। तनाव बल, हाँ तनाव बल। यानी कि वलित पर्वत का निर्माण कहां पे होगा? यहां पे होगा, और ब्लॉक पर्वत का निर्माण यहां पे होगा। वलन जो है अल्टीमेटली वलित पर्वत का निर्माण करेगा, और यहां पे जो है ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटी, हॉस्ट इत्यादि का निर्माण होता है। हॉस्ट एक ब्लॉक पर्वत का एक प्रकार है वो, और उसको हॉस्ट ही बोलते हैं। हाँ नहीं, वो दूसरी चीज है। हम बताते हैं, अभी बताते हैं। देखो पहले, सबसे पहले संपीड़न बल, कंप्रेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? यानी कि जब क्षैतिज दिशा में ये चल रहा है, और जैसे कोई भी, अभी हम प्लेट की बात कर रहे हैं, जैसे प्लेट विवर्तनिक का जो है, तो प्लेट दोनों आएगा, यहाँ दोनों टकराएगा, तो बल क्या होगा? संपीड़न बल होगा। और इसके बीच में जो भी चुरखुन उरखुन या अवसादी चट्टान का निर्माण होगा, उसको क्या होगा? मोड़ देगा ये। तो ये संपीड़न बल हो गया। टेंशनल बल क्या होता है? इस पेन से हम समझ सकते हैं। मान लो कि इसका एक भाग को हम तोड़ रहे हैं, और बल कैसा है? लंबवत बल है। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो टूटने से पहले यहाँ पे क्या होगा? दरार आएगी, राइट? उसी को हम तनाव बोलते हैं। पहले क्या होगा? ऊपर उठेगा, फिर उसके बाद जैसे तोड़ेंगे तो ये एक दिशा में, चूंकि हम सिंगल लाइन पे तोड़ेंगे तो एक लाइन से टूटता है। सपोज करो फोर्स इतना चौड़ाई पे लग रहा है, तो एक दरार यहाँ बनेगा, एक दरार यहाँ बनेगा। अब धीरे धीरे वो दरार बन सकता है, हो सकता है कि वो नीचे धंस जाए, या हो सकता है ऊपर उठ जाए, राइट? तो उसको हम तनाव बल बोलते हैं। सपोज कीजिए कि पृथ्वी का ये एक भाग है, बाद में टूट करके ये ऐसा हो सकता है, राइट? या फिर हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तो उभरे हुए भाग को, अगर ये चौड़ा है, सपाट है ऊपर का एरिया, तो उसको हम हॉस्ट बोलते हैं। और यदि ये सपोज कीजिए कहीं पे इस तरह से होकर के नुकीला बन गया, तो इसको हम ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। भारत में दो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं ब्लॉक पर्वत के, विंध्या और सतपुरा। लिख लीजिए ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल। भारत में है विंध्या सतपुरा, पाकिस्तान में है सॉल्ट रेंज, नमक श्रेणी। फ्रांस में है वॉस्जेस, वॉय, VOSGES है, पढ़ा जाता है वॉय, वॉस्जेस, फ्रांस में है। सॉल्ट रेंज, रेंज का मतलब श्रेणी होता है। नाम को लेकिन हमेशा हिंदी रूपांतरण अच्छी बात नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय स्टेशन, वॉस्जेस। जर्मनी में बहुत दो फेमस है, एक है ब्लैक फॉरेस्ट और एक है हर्ज। ब्लैक फॉरेस्ट और हर्ज, ये दोनों जर्मनी में।
और दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है यूएसए में, उसका नाम है सियरा नेवाडा। सियरा नेवाडा, नवादा नहीं, नेवाडा। सियरा लिख दूं क्या? सियरा नाम है यार, सियरा नेवाडा। डॉ, हमको आज तक टॉ डॉ में फर्क समझ में नहीं आता। जब सियरा नेवाडा स्टेट भी है, वहां पे उसी पर्वत के नाम पे दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है ये। अभी आते हैं ना, पहले ये तो खत्म हो जाए ना, अभी खत्म कहाँ हुआ। पर्वत और पठार में क्या अंतर है? हाइट कभी भी उसका ये आकृति होता है, शेप डिफरेंस। हाइट देखो, तिब्बत का पठार 4 किलोमीटर से ऊंचाई का है, और हिमालय का जो तीसरा रेंज है जिसको हम शिवालिक बोलते हैं, उसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। फिर भी इसको शिवालिक पर्वत बोलते हैं, उसको हम तिब्बत का पठार बोलते हैं। तो केवल शेप का अंतर होता है कि यदि उसका ऊपरी भाग, पीक या चोटी नोकीली हो तो उसको हम पर्वत कहते हैं, और अगर सपाट हो तो उसको हम पठार बोलते हैं। सेम यहाँ पे भी है, यदि पर्वतीय आकार का है तो उसको ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, और यदि पठारी आकार का है तो उसको हम हॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। और ये जो डिप्रेशन होता है इसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा भ्रंश घाटी, अक्सर ब्लॉक पर्वत के साथ भ्रंश घाटी का संबंध रहता है, या भ्रंश घाटी का ब्लॉक पर्वत के साथ संबंध रहता है। हाँ, जनरली ऐसा होता है। भ्रंशन के प्रकार मुख्य रूप से तीन होते हैं। नॉर्मल फॉल्ट, दुनिया की सबसे लंबी भ्रंश घाटी, अफ्रीका की, पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी, देखेंगे उसको हम लोग एटलस पे। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, समुद्र में जो कटक है वो सबसे लंबी है। नॉर्मल फॉल्ट यानी सामान्य भ्रंशन, जमीन पे, जमीन का मतलब क्या हुआ? महाद्वीप पे एंडीज है। सामान्य भ्रंशन का मतलब होता है कि जैसे जो फॉल्ट हुआ, सपोज कीजिए कि पृथ्वी का एक भाग है, यहाँ पे तनाव बन रहा है, तो ये नीचे गिर रहा है अगर, तो इसकी शक्ल यूं करके हो जाएगी, यानी कि ये केवल नीचे गिरा है, इसमें क्षैतिज संचलन नहीं है। राइट। और जो दूसरा होता है व्युत्क्रम, रिवर्स फॉल्ट या व्युत्क्रम भ्रंशन। इसमें क्या होता है कि एक पार्ट नीचे गिरता है और नीचे गिरने के साथ उसका संचलन भी हो जाता है, यानी कि ये नीचे गिरा और इधर भी संचलन हो गया, इसको हम व्युत्क्रम भ्रंशन बोलते हैं। कई बार सवाल इसमें भ्रंशन और वलन की क्रिया में या संपीड़न बल और तनाव बल में कंपैरिजन करके पूछ देता है। अगर ये कहा जाए कि तनाव बल में क्षैतिजीय संचलन नहीं होता है, ये क्या था? ये संपीड़न बल है, हम तनाव बल की ही तो बात कर रहे हैं। होता है, लेकिन उसका मुख्य संचलन क्या होता है? लंबवत होता है। अब मान लो कोई भी चीज ऐसे गिरी
तो इतना बड़ा पीस गिरेगा अर्थ का, तो एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिकली ऑनेस्टली वो नीचे तो नहीं गिरेगा, वो गिरने के बाद हो सकता है थोड़ा इधर उधर भी हो जाए। उसमें मुख्य बल तनाव बल होता है और मुख्य संचलन लंबवत दिशा में होता है, लेकिन क्षैतिज दिशा में संचलन से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से संपीड़न बल में मुख्य संचलन क्षैतिज दिशा में होता है, लेकिन लंबवत संचलन से कंप्लीटली इनकार नहीं किया जा सकता है। कारण परिणाम हो सकता है, यानी कि तनाव बल में कारण सदैव लंबवत संचलन होगा, परिणाम थोड़ा मोड़ा क्षैतिज संचलन हो सकता है। जबकि संपीड़न बल में मुख्य कारण क्षैतिज संचलन होगा, परिणाम थोड़ा मोड़ा लंबवत। जैसे पर्वत बनता है तो पर्वत क्या है, लंबवत ही तो है, तो लेकिन मुख्य संचलन उसका क्या है, क्षैतिज है, और परिणाम लंबवत हो सकता है। तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। हाँ, पॉजिटिव, इसीलिए तो व्युत्क्रम बोलते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या, उल्टा। तो इसका संचलन थोड़ा इधर हो गया, इसका इधर हो गया। पर्वत नहीं टूट के यहीं पे गिर जाएगा ना, पर्वत टूट के थोड़ी नीचे गिरेगा। ये धरातल है मान लो कि अब ये क्लास का एक पीस ऐसे टूटा, टूट के नीचे गिरा, तो नीचे गिरा तो उसके लिए स्पेस तो बचा हुआ नहीं है ना। तो जनरली क्या होता है कि जब मैग्मा संचलन होता है तो मैग्मा संचलन का अपना एक दायरा होगा, एक सीमा होगी। तो सपोज कीजिए कि इसमें एक सीमा है, यहाँ पे मैग्मा का संचलन हो रहा है। अब मैग्मा का संचलन होते होते खोखला करते करते क्या किया, 20 किलोमीटर बच गया, अब मैग्मा खत्म हो गया। तो 20 किलोमीटर बचने से पहले क्या करेगा, ये दीवार ऑलरेडी बना चुका होगा, ये गर्मी के कारण इसकी सीमा का, इसका सीमांकन हो चुका होगा। अब चूंकि मैग्मा रुक गया तो उस बल के कारण जो इसको होल्ड किए हुआ था वो बल क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये धंस जाएगा। अब ये धंसेगा, ये सपोज कीजिए कि ये धंस रहा है, तो ये धंसेगा तो बहुत आसानी से, चूंकि इतना बड़ा पीस धंस रहा है, हम छोटा सा देख रहे हैं, लेकिन तो मान लो 50 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर हो सकता है धंस जाए, या 500 किलोमीटर का एरिया धंस जाए। तो वो जो धंसेगा तो वो क्या करेगा, नीचे जाते हुए हो सकता है, चूंकि नीचे में उसको क्या मिलेगा, प्रतिरोध मिलेगा, लेकिन उस बल के कारण एक बैग जो गिरा है, तो अगर थोड़ा इधर होगा तो इधर खिसकना उसको आसान होगा। जब ये इधर खिसकेगा तो इसको भी इधर पुश कर देगा, क्योंकि इधर जगह खाली हो गई। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे फिंगर में ऐसे ये किया, अब इस पे हम दबाव लगा रहे हैं, तो जब दबाव बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, पास भी आ सकता है ना, देख रहे हो, दबाव बढ़ाएंगे तो ये पास आएगा। अगर इसको हम ऐसे करें तो क्या हो रहा है, नतीजा क्या हो रहा है, पास आ रहा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ संचलन हो सकता है और एक दूसरे के भीतर घुस सकता है। इसको हम व्युत्क्रम बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म या परिवर्तित भ्रंश जो है, ये वो भ्रंश है जो धरातल से आरंभ होकर के स्थल मंडल के नीचे तक जाता हो। वो तनाव है या वो दरार है जो धरातल से आरंभ होकर के स्थल मंडल के नीचे तक जाता हो, उसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलते हैं। अभी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आएगा प्लेट विवर्तनिक के डिस्कशन में। वलन या वलित पर्वत, वलन की जो क्रिया होती है उसका बढ़िया से एग्जाम्पल है कि अगर सपोज करो टेबल पे हम एक तौलिया बिछा दें और दोनों किनारे पे हाथ रख करके हाथ को अपने पास लाएं, क्षैतिज संचलन है, तो हाथ टच करने से पहले इसका तौलिया का क्या होगा, फोल्ड बनेगा, वलन बनेगा। अब धीरे धीरे वलन जब पास लाते जाएंगे तो वलन की तीव्रता बढ़ती जाएगी और हो सकता है एक बार ऐसे खुल करके ऐसे गिर जाए, राइट। तो वलन जो होगा वही फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, वलित, और उसी स्ट्रक्चर को हम वलित पर्वत बोलते हैं। इसमें कई प्रकार के होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक वलन हो गया तो इसको हम लिम्ब बोलते हैं, दोनों ढाल को लिम्ब कहा जाता है। लिम्ब के कोण का निर्धारण हो सकता है,
उसके टॉप पे एक सीधी रेखा खींच करके लिंब का निर्धारण हो सकता है। यदि दोनों कोण बराबर हो तो इसको हम सिमेट्रिक फोल्ड बोलते हैं, सममित वलन। यदि दोनों कोण बराबर हो यानी कि दोनों ढाल समान हो तो उसको हम सममित वलन कहते हैं। जबकि असमान हो तो असममित बोलते हैं। वलन की ढाल समान किस स्थिति में होगी? बराबर बने, शाबाश। कि दोनों बल जो होगा यदि समान हो तो उस स्थिति में दोनों ओर वलन लगभग बराबर होगा और वो सममित वलन का। असममित होगा यदि दोनों फोर्स अलग अलग हो तो उससे असममित वलन बनेगा। छोड़ो ना उसको, क्या करोगे जान के। अभी पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक, कल ही पढ़ा देंगे, ठीक है। वो सबसे मतलब मदर ऑफ जो ऑल थ्योरीज है इसकी, अर्थ मतलब जियोमॉर्फोलॉजी की, वो आकृति विज्ञान की बिल्कुल हार्ट एंड सोल कह सकते हैं उसको। तो उसको पढ़ने के बाद सारा खत्म हो जाएगा। अभी जो बच्चे वाली बुक सब है उसमें पढ़ो। वलन जो हो गया, वलन के प्रकार अगर देखें हम तो उसी वलन की तीव्रता से वलन के प्रकार का ये होता है। सबसे पहला होता है एकनत वलन, मोनोक्लाइनल फोल्ड्स। एकनत मतलब एक साइड जो है ज्यादा तीव्र है और दूसरे साइड जो है जेंटिल है, इसको हम एकनत वलन बोलेंगे। इसी प्रकार की आकृति भ्रंशन से भी निर्माण होता है। ऐसे हो गया सपोज कीजिएगा, तो जब भ्रंशन से निर्माण होगा तो इसको हम स्कार्पमेंट बोलते हैं या स्कार्प बोलते हैं। जैसे पश्चिमी घाट एक स्कार्प है, एक पर्वत नहीं है। वो पर्वत की शक्ल देता है लेकिन पर्वत है नहीं, वो एक स्कार्प है। चूंकि उसका पश्चिमी भाग टूट करके नीचे गिर गया है तो वो ढाल तीव्र हो गई, और जब पूरब की ओर जाएंगे तो बिल्कुल जेंटिल लगेगा। अगर इधर से लगेगा तो थोड़ा सा ढाल पे ऐसे जाना पड़ेगा, बहुत जेंटिल, और उधर जाएंगे तो एकदम शार्प दिखेगा। यानी कि इस तरह की शक्ल बनेगी उसकी। अब यहाँ पे जल स्तर है समुद्र का, तो समुद्र से आने वाले लोगों को लगेगा कि एक पर्वत है, तो एक पर्वत का इल्यूजन देता है वो, लेकिन पर्वत है नहीं। जब इधर से आएंगे तो जैसे मान लिया कि ये वाले पार्ट है, ये ऐसे गिर गया तो समुद्र का पानी प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश कर गया तो ये ढाल लगेगा कि पर्वत का है, लेकिन वो पर्वत नहीं है बल्कि स्कार्प है। उसके बाद होता है दिग्नत वलन, आइसोक्लाइनल। दिग्नत वलन यानी कि जिसका दोनों साइड इंक्लाइंड हो, दोनों साइड झुका हुआ हो और पृथ्वी से कोण बनाता हो, इस प्रकार के वलन को हम दिग्नत वलन बोलते हैं। ये कैसे निर्माण होगा? दोनों ओर बल बराबर है लेकिन बल का परिमाण बराबर है, दिशा अलग, मतलब दिशा के अलग है, स्थान अलग है उसका। जो ये होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये बल बनेगा तो वलन कैसे बनेगा? खड़ा बनेगा। अगर इसको हम नीचे कर दें और ऐसे लगाए, समझ रहे? जैसे इस पेन को हम एक यहां से दबाएं और एक यहां से दबाएं, ये झुक जाएगा। तो दोनों एक स्थान पे, एक बिंदु और एक रेखा पे दोनों बल काम नहीं करता है बल्कि बल की रेखा ऊपर नीचे है। तो वैसी स्थिति में वलन क्या हो जाएगा? टेढ़ा होता जाएगा। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि बल की रेखा यहां पे है, दूसरी रेखा यहां पे है, तो ये क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तीसरा होता है रिकम्बेंट, मतलब
भूल गए इसकी हिंदी हम। नहीं, यही क्या, इसी का रूप बदलता जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, केवल झुका हुआ नहीं है बल्कि पृथ्वी के समानांतर है। इस प्रकार का वलन है। एक बल यहां पे है, एक बल यहां पे लगा हुआ है। समानांतर होगा। पृथ्वी के धरातल से अगर देखेंगे तो समानांतर होगा ये। हाँ, पृथ्वी में कहेंगे, हाँ पृथ्वी तो आसमान में थोड़ी बन रहा है। एकदम बिहारी की तरह तुम कभी कभी बात करते हो। रुको यार, हिंदी देख रहे हैं, रुको। सम्मिलित नहीं होता। हाँ शाबाश, लेटा हुआ वलन। समन्वित नहीं है। समन्वित तो कोई भी, ये समन्वित का प्रकार है। ऊपर वाला भी समन्वित है, आइसोक्लाइनल भी समन्वित है। समन्वित का मतलब है कि दोनों लिंब, दोनों ढाल के कोण बराबर है। अब ओवर थ्रस्ट का भी ढूंढ ही लेते हैं। ओवर थ्रस्ट फोल्ड चौथा जो है उसकी हिंदी दिया ओवर थ्रस्ट गुना। शाबाश, देख लेना, वैसे एनसीईआरटी में है, शायद ध्यान नहीं आ रहा। कई बार हम तो कहीं के नहीं रहे। आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो उसमें हिंदी याद आता है। एक बार बोलते बोलते कि रूपांतरण हम बोल दिया उस चांस चेंजेस को। रिकम्बेंट, और फोर्थ है ओवर थ्रस्ट। थ्रस्टिंग का मतलब है चोट मारना, फोर्स पहुंचाना। नहीं मिलेगा, हम भी तो गूगल में ही देख लिए। या देखो शायद कहीं मिल जाए किसी और इसमें। ओवर थ्रस्ट फोल्ड, ये क्या होता है, ये सही, यही वाला जो है ये यहां से टूट जाता है, यानी कि ये टूट गया ये, तो ये वाली रेखा से ये टूट जाता है। जब इसमें दबाव बढ़ता जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, बीच से टूट जाएगा ये। इसको हम ओवर थ्रस्ट बोलते हैं। पांचवा होता है नैप। कहीं भी मिल जाएगा, पढ़ोगे तो हिंदी में, मतलब इसमें जो नोट्स है विजन का उसमें भी मिल जाएगा, आराम से समझ लो क्या होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं समझ। वैसे बच्चों वाला खेल है, यूपीएससी का भी पूछेगा नहीं, लेकिन कई बार होता है कि सर पढ़ाए नहीं, वाला टॉपिक वो था। तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है कि ये सिर्फ टूटता ही नहीं है बल्कि एक दूसरे से और पुष्ट होकर के दूर चला जाता है। इसको नैप बोलते हैं और हिंदी में इसको विखंड बोलते हैं। ग्रीवाखंड, हाँ सही है, ग्रीवाखंड। शाबाश, कम से कम एक में तो तुम लोगों ने मदद की मेरी। ग्रीवाखंड। हाँ, इसका शब्द या समझाऊं? इसमें यही देखो, जो स्टेजेस जा रहे हैं। अब ये वाले में क्या हुआ, ये इसको और दबाव बन गया तो इसको मोड़ करके समानांतर कर देगा, तो रिकम्बेंट हो गया। अब यहाँ पे बल लग रहा है, बल यहाँ पे लग रहा है, इस फोर्स को और बढ़ाओ, इसको और बढ़ाओ, तो इसमें दरार बनेगा और ये टूट जाएगा। यहां से यहां तक ये टूट के अलग हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ अलग ही नहीं हुआ, अलग हो गया तो क्या हो गया, वो ओवर थ्रस्ट हो गया। अलग होने के बाद अब इसको फिर इधर से इधर करेंगे, क्या हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। तो एक लाइन जो है इधर चली जाएगा, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा ये। इसको हम नैप या ग्रीवाखंड बोलते हैं। नहीं लगेगा तो ये नहीं बनेगा। एक बंदा बिहार से दिल्ली आया और वो 20-22 साल तक बिहार नहीं गया वापस। तो
बहुत सारे लोग बोले नहीं नहीं बिहार बदल गया है, जैसे तुम थे वैसे नहीं थे, ये थे। तो एक बिहारी आया वापस तो बोला कि लोग को चेक करते हैं। तो बोला कि अच्छा तुम ये बताओ कि मेरे झोला में कितना केला है, तो हम 6 का 6 वो दे देंगे तुमको। तो बोला कि बेवकूफ बुड़बक समझते हो क्या हमको? बुड़बक क्या बोलते हैं जी वहाँ बेवकूफ को। कैसे हम बताएंगे झोला के अंदर कितना केला? हम कोई भगवान थोड़ी हैं। तो बोला कि नहीं बिहार अभी नहीं बदला है। बिहार का लोग जब फोर्स किया जाता है तो बहुत मेहनती होता है, और नहीं किया जाता है तो बहुत लेजी होता है, सुस्त होता है बहुत। तो बिहारियों के बारे में एक और स्टेटमेंट है कि इतना आसकत्ती होता है कि बिहारी को अगर किसी पूछो कि केला खेबी, तो पूछता है छीलल छो। अब आते हैं बहिर्जात बल पे, ठीक है। सरदार पे इतने जोक्स क्यों बनते हैं? अब ये सीरियस डिस्कशन है, मजे लेंगे लेकिन डिस्कशन सीरियस है। इतनी अच्छी भी मोच तुम्हारी है नहीं कि बार बार उसको तानते रहो। तुम लोग मत देखो, ये हमारे यहाँ इसकी बात थी। तो सरदार पे जोक क्यों बनते हैं बिहारी से ज्यादा? सरदार खुद भी जोक्स बनाता है अपने ऊपर, कभी सोचा है क्यों? मोस्ट कॉन्फिडेंट कम्युनिटी है वो। खुद का मजाक उड़ाने के लिए ना दम चाहिए, समझ रहे इस बात को? बोलने को हम जो भी बोल रहे हैं, आज क्या है, मोस्ट वाइब्रेंट कम्युनिटी है वो। और अगर तुम खुद का मजाक उड़ा सकते हो तो इसका मतलब बहुत कॉन्फिडेंस है तुमको। कई बार देखोगे कुछ बंदों के सामने तुम अपना मजाक उड़ा सकते हो, कुछ के सामने नहीं उड़ा सकते हो। इसका मतलब जिसके सामने अपना मजाक उड़ा रहे हो उसके सामने तुम कॉन्फिडेंट हो, और जहां पे कॉन्फिडेंस कम होगा वहां पे मजाक नहीं उड़ा पाओगे। सरदार की अगर कम्युनिटी को देखो तो कहीं भी रहेगा वो बंदा सेटल कर जाएगा, वो एडजस्ट कर जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और बहुत कॉन्फिडेंस रहता है अंदर से। आज की डेट में क्या हो रहा है, सरदार मतलब सुप्रीम कोर्ट और ये वो हमारे ऊपर जोक्स नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब है पहचान है कि वो गिर रहा है नीचे, सभ्यता के स्तर में नीचे गिर रहा है। म्यूजिक देखो सरदारों का, बहुत वाइब्रेंट होगा, बहुत लाउड होगा, वो भी खुले दिल की पहचान है। जैसे तुम जब मतलब कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए, उसके बाद कैसा गाना सुनना चाहोगे? मुकेश को या अरिजीत को भी सुनना चाहोगे? मतलब उस तरह के सुनोगे जो ये है दर्द है। वैसे ही होता है कम्युनिटी में। तो जब आप मजाक खुद का उड़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बढ़ रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं तुमको मुसलमानों का, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। गालिब का नाम सुना होगा, वो 18th सेंचुरी में पोएट था, इसलिए उर्दू पर्शियन दोनों में पोएट्री करता था बंदा वो। 18th सेंचुरी में मतलब इंडिया में अंग्रेज के आने के बाद भी मुस्लिम का डोमिनेंस ठीक ठाक था। उस समय वो क्या बात बोलता है और उस पर फतवा लागू नहीं होता है, और आज की डेट में उसका 10% भी कोई बोल दे तुरंत मुल्ला फतवा डाल देगा। ये आपके इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का एहसास कमतरी जिसको बोलते हैं उसकी निशानी है। कोई बड़ी से बड़ी बात बोल दे, सपोज करो कि तुम हमको बोलोगे नहीं सर ये वाला चीज़ ज्योग्राफी अच्छा से नहीं समझाए, तो हम बोलेंगे ठीक है कल समझा देंगे। हमको उसमें कुछ अफसोस नहीं आएगा। हो सकता है एक चीज़ हम नहीं जान रहे हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं ज्योग्राफी बहुत जानता हूँ, लेकिन अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम चिढ़ जाते। जैसे कई बार देखोगे क्लास में, अभी तो खैर तुम लोग कम ही वैसा देखोगे, टीचर्स इनकरेज नहीं करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि तुम क्या पूछ दो हमको तो पता नहीं है ना। क्या पूछ दो अगर मुझे दुख है कि मैं बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, तो फिर डर जाएंगे। तो क्वेश्चन डिस्करेज करेगा वो बंदा क्वेश्चंस पूछना। तो कॉन्फिडेंस का बहुत लेना देना, और कॉन्फिडेंस
बहुत सारे स्पेशली लिटरेचर से ना सभ्यता की पहचान होती है। गालिब बोलता है कि वो लहद पे बुए मैं थी कि ना आ सके फरिश्ते, मैं अजाब में फंसा था जो ना बादा खार होता। समझ में नहीं आएगा, समझाते हैं उसमें। गालिब मतलब बहुत नॉन शराबी था वो, उस दौर की बात करो 18th सेंचुरी में, बहुत पॉपुलर फिगर था और खुलेआम पीता था। उसने अपनी किताब में लिखा है कि एक दफा मैं गया मस्जिद, नहीं वो शेर नहीं, वो हकीकत है ये, किसी नमाज पढ़ने के लिए। नमाज में ना मिनिमम 2 रकअत होती है, यानी एक बार खड़े हुए, झुके, फिर सजदा किए, फिर वापस हुए, इसको 1 रकअत बोलते हैं। फिर खड़े हुए, फिर झुके, फिर सजदा किए, उसको दूसरी रकअत बोलते हैं। तो किसी भी नमाज में मिनिमम 2 रकअत होती है। तो गालिब गया नमाज पढ़ने के लिए, तो 1 रकअत में जैसे ही खड़ा हुआ तो उसका कोई शागिर्द वहां से बॉटल हिलाने लगा, तो वो चल दिया। तो लोगों ने पूछा, अरे गालिब ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हो? तो बोला, जब 1 ही रकअत में अल्लाह ने सुन ली तो दूसरी रकअत पढ़ने की क्या जरूरत। और बहुत फेमस था उसका, उस पे ये शेर लिखता, ये शेर बहुत पॉपुलर है उसका। लहद का मतलब कब्र होता है। जैसे इस्लामिक फिलॉसफी के हिसाब से कि जब कोई भी बंदा मरता है और उसको कब्र के अंदर डाला जाता है, और जो लोग डालने वाले होते हैं 40 कदम दूर जाते हैं, तो फरिश्ते आते हैं, एंजल्स आते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। और सवाल जवाब में जो अगर आपका सवाब जो है या नेक काम, अच्छा काम पॉजिटिव में आया तो आपको जन्नत में डाला जाएगा, नेगेटिव में आया तो आपको जहन्नम में डाला जाएगा। उस कॉन्सेप्ट पे ये शेर लिखता है कि वो लहद पे बुए मैं थी कि ना आ सके फरिश्ते। लहद का मतलब कब्र होता है। जब हम मरे तो हमको जब कब्र में डाला गया तो मेरे मुंह से बदबू आ रही थी। बदबू किसकी? बुए मैं, शराब की बदबू आ रही थी कि फरिश्ते नहीं आ सके, मेरे पास नहीं आए। मतलब फरिश्ते आर सपोज टू बी पायस पीपल, बहुत वो लोग तो अब शराबी के सामने फरिश्ते कैसे आएंगे? एंजल्स मतलब एक बेकार आदमी के सामने या शराब की बदबू आ रही हो तो वो लोग तो भाग जाएंगे। तो वो कह रहा है कि वो लेद पे वो शराब की बदबू थी, जब मैं मरा तो मेरे कब्र से जब मेरे डाला गया तो मेरे मुंह से शराब की बदबू थी। तो शराब की बदबू सूंघ करके फरिश्ते मेरे पास नहीं आए। मेरे पास नहीं आए तो मुझसे सवाल नहीं किया, और जब सवाल जवाब नहीं किया तो मेरे गुनाह का उसको पता नहीं चला। वो मैं अजाब में फंसा था, यानी कि मुझे जहन्नम में डाल दिया जाता जो ना बादा खार होता, यानी कि शराबी नहीं होता तो मुझे जहन्नम में डाल दिया गया होता। कॉन्सेप्ट देखो कहां से कहां ले जा रहा है, टोटल कंट्राडिक्टरी है। और कोई उस पर फतवा नहीं डालता है। कोई मौलाना गालिब को ये नहीं बोलता है कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम काफिर हो गए और तुम ऑल नॉनसेंस। कोई नहीं, मजे लेता है, सब सुनता है। वो आपके कॉन्फिडेंस की निशानी है। और सरदार्स के बारे में वही चीज है कि सरदार्स जो होता है बहुत कॉन्फिडेंट कम्युनिटी है। मतलब कई सारे फ्रेंड्स तुम लोगों के भी होंगे, मेरे भी हैं। उसको आराम से जोक बोला यार, कुछ भी बहुत क्लोज फ्रेंड तो सीधा सीधा बोलते हैं यार घड़ी का टाइम देख लो यार, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे। बोलेगा नहीं अभी 12 नहीं बजा है। अगर वो ये बोल दे कि 12 नहीं बजा है तो इसका मतलब समझ लो बहुत कॉन्फिडेंट है। और वो चिढ़ जाए समझ लो गड़बड़ है। बिहारियों को आज की डेट में देखोगे वो कॉन्फिडेंटली मजाक उड़ाता है अपना। तो डर के रहो बिहारियों से, इसका मतलब है कि भविष्य उसका बढ़िया है, उज्जवल है। एक आध हाँ, जन्नत का डिस्क्रिप्शन है, जन्नत का कुछ डिस्क्रिप्शन है कि मतलब जन्नत ऐसी होगी, उसमें ये ऐसी होगी, उसमें हूरें होंगी और एक मर्द को 70 हूरें मिलेंगी एंड ऑल दैट। और जब उस पर मौलाना से पूछ दो कि औरत को क्या मिलेगा तो फतवा जारी कर देगा तुम्हारे ऊपर। तो वो एक मेटाफोरिकल चीज है जो मुल्लाओं की समझ में नहीं आएगा। एक मेटाफोरिकल, जैसे हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, पास कर लो तो चॉकलेट देंगे, राइट? हो सकता है हम दें भी नहीं दें, हम इसी इंटेंशन से बोलते हैं उसको कि तुम पढ़ लो। उसी तरह से जो इस तरह की चीजें होती है, एक तरह से इंसेंटिव है आपको कि अच्छा काम करने के लिए, कि दुनिया में अच्छे इंसान बनो, अच्छा काम करो। जितने भी आप काम सोच सकते हो बुरा है अगर, तो इसका मतलब है आपको जहन्नम में डाला जाएगा। तो अनफोर्सीन चीजों से आपको डराया जाता है कि आपको जहन्नम और जन्नत जो है बेसिकली मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन
अब 5th सेंचुरी में लोगों अगर बताया ना कि अगर ह्यूमन क्रूअल हो तो हम ही वो हैं जो अपनी बेटियों का रेप करते हैं, हम ही वो हैं जो अपनी माओं को पीटते हैं, हम ही वो हैं जो अपनी मतलब जितना भी दुनिया में कुकर्म है इंसान ही करता है, कोई ना कोई करता है। और अगर माइंड उस तरफ से डिस्ट्रक्टिव हो जाए तो हम दुनिया के सबसे क्रूअल क्रिएचर हो सकते हैं। तो चूंकि पावर बहुत है माइंड में, सोचने की शक्ति बहुत है, कई सारे देखे होंगे कि सीरियल किलर्स जो होते हैं, और उसके दिमाग में क्या होता है, कुछ तो खराबी होती होगी जो मतलब किप्टन। टेररिस्ट क्या है, मतलब टेररिस्ट बंदा एक बंदा जाहिल आदमी, इसको कोई काम नहीं है, कुछ भी शायद औकात नहीं है, बहुत सारी कुछ भी है, वो चला जाता है और खुद को बॉम्ब से उड़ा देता है। या तो मतलब घृणा की एक हद होगी किसी चीज किसी के लिए, घृणा की इतनी हद पार कर गई है कि हमको मरना भी ज्यादा नहीं लगता है, या तो एक पागलपन का दौरा है, उसको कुछ भी कह सकते हैं। अब हम अगर सेन आदमी हैं, हम समझदार हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पागलपन का दौरा, लेकिन वो गया, वो भी तो इंसान ही था ना। तो कई बार जब डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस की बात होती है तो हर रिलीजन ये बेसिक बात करता है। जैसे स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में भी है। क्या है कॉन्सेप्ट, कौन सा स्वर्ग होगा? अब प्रॉब्लम यह है कि वो हम समझते हैं कि वो मेटाफिजिकल है, मौलाना समझता है कि वो हकीकत में है, कुछ और जाहिल लोग समझेंगे पक्का हकीकत में, जल्दी मरो, जल्दी मरो तो हूर के पास जाएंगे। मतलब गधे, तुम दुनिया में एक लड़की पटा नहीं पाए, तुम हूर को क्या सही से रख सकोगे? नहीं नहीं, सच्चाई है इसमें। नहीं ये अब हम लोगों का क्या, हम लोग जैसे आदमी को मौलाना बोलता है कि नहीं ये काम नहीं करो जहन्नम में चले जाओगे, तो हम बोलते हैं बढ़िया बात है यार, तुम्हारे हिसाब से तो सारे ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, जितनी भी मतलब हॉलीवुड की जितनी हीरोइन है सब जहन्नम में रहेंगी, और जन्नत में सब वही सब रहेंगी जिसको शक्ल भी अल्लाह ताला ने नहीं दी है, जिसके पीछे कोई नहीं पड़ा, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, तो वो जन्नत में रहेगी। तो उसके साथ रहने से अच्छा है किसी के साथ रहा जाए। तो वो फिर घबरा जाएगा उस जवाब से लेकर के। तो वो चीजें जो इवोल्यूशन होता है, एक किसी भी समाज का उत्थान होता है, उत्थान में अगर जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल 15-16 सेंचुरी तक, 9th सेंचुरी से जैसे एक मुस्लिम्स का एक क्रूअल पार्ट ही दिखाया जाता है, 9th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी तक 700 साल तक जितनी भी डिस्कवरीज वर्ल्ड में हुई है वो मुस्लिम वर्ल्ड ने किया है। और जब वो डिस्कवरीज कर रहा था वो वर्ल्ड को रूल कर रहा था। आज डिस्कवरीज कौन कर रहा है? अमेरिका, और वो वर्ल्ड को रूल कर रहा है। तो आपको उस स्तर पे जाना पड़ेगा। हम 7th सेंचुरी की बात बता रहे हैं। 7th सेंचुरी में रोम में 36 लाइब्रेरीज थी, और जो रोम का बंदा था जो ये था वो सबको एक जगह रख के आग लगाना चाह रहा था। तो उस टाइम में अरब का जो रूलर था, हारून रशीद नाम था उसका, वो अपनी बहुत सारी जहाज भेज करके उस बुक्स को सारे को खरीदा, उसको वापस मंगवाया और अरब में उसका अरबिक में ट्रांसलेशन करवाया और लोगों को पढ़ाया। आज अरब क्या है? गधों की जमात है। गधों की जमात क्यों है? क्योंकि उसने पढ़ना छोड़ दिया है, उसने समझना छोड़ दिया है। ये कौन बता दिया तुमको यार? भाई जिंदगी में नहीं हो सकता ऐसा, कोई सवाल ही नहीं है। कहां से तुम पढ़ लिए तुम? नहीं, विद्वान किस संदर्भ में? मौलाना कोई लिख दिया होगा गूगल पे, कोई सवाल ही नहीं है। अरब वर्ल्ड में आज की डेट में कहां से विद्वान आएगा यार? देखो, विद्वान का मतलब ये नहीं होता है कि हम सपोज करो कि हम ज्योग्राफी बहुत जानते हैं तो हम ज्योग्राफी के विद्वान हो सकते हैं। विद्वान का मतलब ये होता है कि टॉपिक उठे और हम कुछ ना कुछ बोलें, और कुछ ना कुछ कंटेक्चुअल बोले, बिहारी वाली बोली नहीं बोले, मतलब कंटेंट हो उसमें। विद्वान कहां से? अरब में एक भी विद्वान नहीं होगा, कहां से पढ़ लिए तुम इंडिया में देखो यार, इंडिया में जब तक आप एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, आपके पास आर्यभट्ट था, आपके पास एक से एक रूलर था, आपके पास एक से एक थिंकर था, आपके पास चाणक्य था। आपने वर्ल्ड को रूल किया है। हवाबाजी से रूल नहीं होता है वर्ल्ड, आपको दम क्रिएट करना पड़ेगा, और वो दम अपने सिटीजन्स में क्रिएट करना पड़ेगा। ये मूर्ति बनाने से कुछ नहीं होगा 3000 करोड़ की, जहां पे 36% लोग भूखा मर रहा है। आपका बना दीजिए अपनी ईगो के लिए, ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि ये एक ब्लॉट है, एक धब्बा है आपके देश पे, एक दाग है एक देश पे कि 3000 करोड़ आप वहां खर्चा करते हैं और आपके प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं है, आपके देश के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को बैठने की कुर्सी नहीं है। बकवास है टोटल। मिल के आए थे क्या वो किसी से?
वो जो झंडा उठाने वाला होता है। क्या बात करते हो यार, 3,000 करोड़ रुपए में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसमें हम 3 लाख अपने बच्चे को पढ़ा दें तो हम क्या प्रेफर करेंगे? और तुमको लगता है कि मूर्ति देखने के लिए कोई आएगा? क्या बात, 100 साल लगेगा मैक्सिमम पर्यटन के, जो कई सारे एस्टिमेट्स आ रहे हैं, कम से कम 100 साल लगेगा इसकी जो लागत है उसको ऊपर करने में। तो अभी आपकी औकात है 100 साल तक उसको वेट करने के लिए? मूर्ति कौन बनाता है यार? तुम फ्लाइट से कब जाते हो? ट्रेन छोड़ करके तुम फ्लाइट से कब जाते हो? अब मान लो तुम्हारी माँ भूखी मर रही है और तुम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, जूता नहीं मारा जाए तुमको? सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। सच्चाई है कि देश के बारे में सोचोगे तो कोई कुछ भी बोलने में शर्म नहीं आएगी तुमको, क्योंकि हम कभी भी मुसलमान बिहारी बन के नहीं बोलते हैं। एक सिंपल ह्यूमन, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा ह्यूमन बन के बोलते हैं। हमको कभी कुछ नहीं फर्क पड़ता है किसको हम क्या बोल रहे हैं, और ऑब्वियसली हम किससे बात कर रहे हैं ये हमको पता है। हम चौराहे पे ये बात नहीं बोल सकते, पत्थर मार देगा सब। लेकिन ये सच्चाई है। आप गार्डियन हैं, हम अगर अपनी फैमिली के गार्जियन हैं, हमारे फैमिली में 32 लोग हैं, ठीक है, 32 लोग में से 5 लोग, मतलब कल का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको पता है कि हो सकता है 5 लोगों को खाना नहीं मिलेगा। हम आज जाकर के दोस्तों को बिरयानी की पार्टी दे रहे हैं। ओ भगवान, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कब बना ये बताओ? नहीं, कब बना ये बताओ ना, ये पता करो, पढ़े लिखे आदमी हो। वही बताए कि जब हम 5 लोगों को खिला देंगे, हम अपने 10 परिवार को बढ़िया से खिला रहे हैं, फिर भी मेरे पास कुछ ना कुछ पैसा बच रहा है, या एटलीस्ट ऐसी स्थिति है कि मिनिमम तो हम दे दें उसको। उसके बाद हम चलो तुम्हारे रिबॉक का जूता खरीद देते हैं हम, लेकिन उसको हमारे माँ को चप्पल नहीं है और तुमको हम रिबॉक का जूता गिफ्ट में दे रहे हैं कि तुम जब आईएएस बनोगे ना तो मेरा एक काम कर देना। और तुम आईएएस बनोगे कि नहीं बनोगे खुदा जाने, तुम बनोगे तो पता नहीं किस माइंड में रहोगे, कहाँ सेटल होगे वो भी खुदा जाने। हम बोलेंगे तो पता नहीं तुम याद भी करोगे, तो इतने सारे टीचर हैं किसको याद, पता नहीं सर, हाँ आपको देखे थे सर। मतलब उस भरोसे में कि तुम भविष्य में आईएएस बनोगे, हम अपनी माँ को बगैर जूती के रखते हैं और तुमको रिबॉक का शू गिफ्ट कर रहे हैं। तो बेवकूफ़ी है ना भाई, सरासर बेवकूफ। लिबर्टी ऑफ आप बनाइए ना स्टैचू जब आपकी औकात है तो, या फॉर दैट मैटर कुछ भी इस तरह का, जहां से भी सोचो इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। वो पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन हो सकता है, राइवलरी एक सेंस ऑफ ये हो सकता है, उसमें आप कुछ भी कर लीजिए। आप कहीं से पढ़ लिए होगे। एक चीज बताएं, भूले से भी अगर तुम में से कोई भी, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे केजरीवाल हो, अगर किसी को भी ब्लाइंड सपोर्ट करते हो, किसी को भी, तो समझ लो कि तुम पर पढ़ाई लानत है। गधे तो नहीं कह सकते क्योंकि गधे नहीं, कई बार हम बायस्ड हो जाते हैं। पॉलिटिशियन है और वो बस चले तो अपनी मां को बेच दे सत्ता में रहने के लिए, ध्यान रखना। ये ह्यूमन नेचर है। मुखिया के इलेक्शन में ना 25 लोग मर जाते हैं। कई बार जैसे मुस्लिम्स वगैरह से में बैठते हैं ग्रुप में तो बोलते हैं कि इतना लोग मर गया, बोले कौन सी बड़ी बात है मर गया तो, नहीं तो हिंदू मारते हैं, तो हिंदू को नहीं मारता है क्या, तुम नहीं मारते हो मुसलमान को। चुप हो जाता है वो बंदा, क्योंकि सच्चाई है कि राइवलरी जब जनरेट होगी तो उसका नतीजा ये होगा। राइवलरी में अकेले हिंदू या कुछ लोग जिम्मेदार नहीं है, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आप घिटोज में रहना पसंद करते हैं, आप दिवाली में जाना पसंद नहीं करते हैं, आप ईद में उसको बुलाना पसंद नहीं करते हैं, तो आपने दूरियां खुद बढ़ाई ना भाई। आप अपने आप को क्यों नहीं जिम्मेदार मानते हैं, राइट? तो जब आपको अगर कोई 10 लोग घृणा पैदा कर रहा है, अगर हो गया तो कोई अगर घृणा पैदा कर रहा हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आपकी भी गलती होगी। अब सऊदी अरबिया यमन पे मार रहा है, दोनों मुस्लिम कंट्री है, तो वो कोई हंगामा नहीं। अब फिलिस्तीन को इजराइल मार रहा था, बहुत हंगामा। तो ये चश्मा होता है, उस चश्मा को एटलीस्ट हम जैसे लोग नहीं रख सकते हैं अपने आंख पे। वो एक सत्ता का होता है, वो सारा सत्ता है। औरंगजेब जितना, अकबर, अशोक, सब एक कैटेगरी का, ध्यान रखिएगा। सब एक, चाहे बाबर, अकबर, जिसकी बस, सब राजा था और सबने पीटा है जनता को। आप चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका से लेकर के मराठा और राजपूताना, अकबर, बाबर, जितना का नाम लीजिए, सबने जनता को मारा है। अब हमको सूट कर रहा है कि हम राणा प्रताप के बारे में बोलें, तो हमको यहाँ 10 वोट मिल जाएगा तो हम राणा प्रताप जय, राणा प्रताप जय, राणा प्रताप करेंगे।
बाबर को गाली दे देंगे, बाबर सूट करेगा तो बाबर को यूज कर लेंगे, राणा प्रताप को गाली दे देंगे। वो चौविनिज्म है। बट सब राजा थे, सब बदतमीज थे, सब कमीने थे। सच्चाई है, आप जितना भी महाराणा और बोल दीजिए, सब वैसे ही थे। बस कंपैरिजन में आप कुछ से कुछ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बोलते, सब एक ही कैटेगरी के थे और सब ने मतलब शासन किया है, कुछ थोड़ा बेहतर, कुछ थोड़ा गड़बड़, बस वो एक अलग सी बात हो सकती है। कुछ हो सकता है कि बहुत बेहतर कर दिया, जैसे अकबर का आज भी नाम आता है। अकबर का अगर इंटेलेक्चुअल सर्किल में नाम लीजिए तो उसमें उसने इंडिया को, पहला राजा था जो इंडिया को इंडिया समझा, जिसने इंडिया को एक इंडिया का स्ट्रक्चर देने की कोशिश की। अब वो कितना कामयाब हुआ नहीं हुआ अलग सी बात, तो वो थोड़ा बेहतर था, लेकिन अंततः वो भी एक राजा था, ये ध्यान रखिए। तो कभी भी ब्लाइंड सपोर्टर नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। तो पढ़े लिखे आदमी तुम कैलकुलेट करो ना कि 3000 करोड़ का हम और क्या कर सकते थे, देश के लिए ही बात है। हे भगवान, हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें लगी है जरा बताइएगा आप। आर्किटेक्चर कहाँ का है, क्या बात करते हो, पढ़ तो लो कम से कम उसके बारे में। यूपीएससी की तैयारी करते हो, यू स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, उसको पढ़ तो लो कि कहाँ की तकनीक आई है, कहाँ का पैसा लगा है, कहाँ का लेबर फोर्स लगा। 76% लेबर फोर्स चाइना का है, लेबर फोर्स। दूसरी चीज को छोड़ दीजिए आप, इंडिया में जहां लेबर भरा हुआ, लेबर भी नहीं ले गया है वो। कहां से बात करते हो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अरे 3000 करोड़ दूसरी जगह लगाते तो इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है कि मत पूछ। वो कंट्री जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के कगार पे है, जिसको अभी बेस्ट इन्वेस्टमेंट ह्यूमंस में करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चों को, जितना ज्यादा अच्छी शिक्षा देंगे, जितना बढ़िया हेल्थ रहेगा, उतनी उत्पादकता रहेगी। आपका हेल्थ में, आपका एजुकेशन में दुनिया के गरीब तर देशों से भी कम जीडीपी का प्रतिशत है। कोई नहीं बोलता इस बात को, क्योंकि वो चाहेगा ही नहीं कि आप अमीर बने, चाहेगा ही नहीं कि पढ़े लिख लें। पढ़े लिख लेंगे तो वही हम लोग की तरह सवाल करेंगे और हम दोनों को सवाल करेंगे, राइट। वहां पे बिल्कुल बायस मत होना, करे तो शक की नजर से शुरुआत करो। ये पॉलिटिशियन ये अच्छा काम नहीं कर सकता, कुछ गड़बड़ जरूर होगा। अगर सचमुच जिनविन लग जाए तब फिर बात करो कि हाँ हो सकता है ठीक ही काम कर रहा है। ये तो ऑब्वियस फैक्टर है यार। सिर्फ नेहरू को नीचा दिखाने के लिए सरदार पटेल की स्टैचू बनाने से नेहरू थोड़ी नीचा हो जाएगा। अगर इंडिया को कोई प्राइम मिनिस्टर मिला आज तक, तुम पढ़ना कायदे से, वो नेहरू है। इंडिया इंडिया है बिकॉज वो नेहरू था। उसके अंदर भी 10 खामियां होंगे, बुराइयां होंगी, एक अलग सी बात है, लेकिन उसने जो कर दिया ना, शायद कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर पहला होता तो इंडिया की हालत ये नहीं होती जो आज है। उसके अंदर हो कुछ और भी कर सकता था, उसके लिए क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो पर्सनल लाइबिलिटी पे लेते, वो बड़े लेवल पे काम होता है बस। आजकल जितने चोर निकल रहे हैं सब गुजरात से ही निकल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं बहिर्जात बल पे। इरोजन और वेदरिंग में क्या अंतर है? अपरतन और अपक्षयन। स्थानांतरण हो जाता है, एक में गति होगा, इसमें एक में। ओके, भूस्खलन किसका उदाहरण है? दोनों का सामूहिक रूप से, दोनों में से किसी का नहीं। तो बहिर्जात बल को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं इन सिटू और एक को बोलते हैं एक्स सिटू। जब मैं 5 मिनट ये सब बात कर लेता हूँ ना, मुझे एनर्जी आ जाती है। हाँ, तो अब मैं कंटिन्यूसली पढ़ा सकता हूँ आधा घंटा 45 मिनट, क्योंकि दोपहर में ना नींद आने लगती है तुम लोगों के बैच में। सुबह में सारी एनर्जी 9 से 12 में खत्म हो जाती है। इन सिटू और एक्स सिटू की बात करते हैं। तो इन सिटू का मतलब वही होता है कि कारण और परिणाम एक ही जगह पे हो। यानी कि जब हम चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया की बात करते हैं तो इसमें स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब स्थिर, हाँ, स्थिरता होती है, स्थिर होता है।
इसमें मोबिलिटी होती है, संचलन होता है। यानी कि चट्टान के टूटने का कारण और परिणाम वहीं पे होता है। सपोज कीजिए कि हमने यहां पे चोट लगाई, ये पार्ट टूटा और टूट के नीचे गिर गया तो संचलन है, टूट के भी वहीं पे लटका रहा तो संचलन नहीं है। इसको हम वेदरिंग या अपक्षयन बोलते हैं। नौ को देख लेना कौन वाला होगा, ये वाला होगा या सीधा वाला होगा। इसको हम अपक्षयन बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे, कहीं पे भी पेड़ लगाते हैं हम तो पेड़ की जड़ें नीचे जाती है और उसके लिए जड़ के लिए रास्ता तो बना नहीं रहता है, जड़ जाते हुए खुद रास्ता बनाएगा। रास्ता बना ले क्या करेगा, चट्टानों को थोड़ा मोड़ा तोड़ेगा और तोड़ने के बाद चट्टान क्या होगा, टूटे हुए चट्टान भी वहीं पे पड़े रहेंगे। इसको हम बोलेंगे अपक्षयन। जैसे चूहा मिट्टी कोड़ रहा है तो तोड़ तो देता है वो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलेंगे अपक्षयन। राइट, क्लियर है। अपक्षयन कारक के अनुसार पे 3 प्रकार से बांटा जाता है इसको। एक है मैकेनिकल अर्थात यांत्रिकी अपक्षयन। दूसरा है बायोलॉजिकल अर्थात जैविक अपक्षयन और तीसरा है केमिकल रासायनिक अपक्षयन। जब इसमें जैव पदार्थ, जैसे चूहे की बात कर लिया हमने, ह्यूमंस हो जाएंगे या पेड़ पौधे अंदर जाते हुए तोड़ते हैं, तो इस तरह से जब जैविक पदार्थों के द्वारा अपक्षयन की क्रिया होती है तो उसको हम जैविक अपक्षयन कहते हैं। और जब जल अपक्षयन का कारक होता है, जल जब चलता है तो दूसरी बात हो जाती है। जल जब अपक्षयन का कारण होता है तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा, रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा चट्टानों का तोड़ फोड़ करता है, तो उसको हम केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षयन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक गिलास पानी में हम एक चॉक को डाल दें, राइट, तो जब चॉक को डालेंगे तो धीरे धीरे चॉक क्या हो जाएगा, घुलनशील पदार्थ उससे निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो वो क्या हो रहा है, चट्टान टूट रहा है। टूट रहा है किस कारण, घुलनशीलता के कारण। यानी कि रासायनिक अपक्षयन किस प्रकार के चट्टानों में अधिक होगा। सपोज कीजिए जैसे चूना पत्थर वाले क्षेत्र में जो कार्बोनेट रॉक्स होते हैं, उस क्षेत्र, अगर किसी क्षेत्र में चूना पत्थर ज्यादा है, यही प्रश्न बनाता है। ये नहीं पूछेगा कि रासायनिक अपक्षयन क्या होता है, लेकिन उसके प्रश्न को तक पहुंचने के लिए इसको जानना जरूरी है। जैविक हम लोग समझ रहे हैं, रासायनिक भी समझ लिए। अगर संचलित जल कोई तोड़ फोड़ कर रहा है तो वो अपक्षयन नहीं हुआ। अब आते हैं मैकेनिकल पे, यांत्रिकी पे। जब अपक्षयन का कारण तापमान अथवा दाब हो तो उसको हम मैकेनिकल बोलते हैं। जब अपक्षयन का कारण तापमान अथवा दाब हो तो उस प्रकार के अपक्षयन को हम मैकेनिकल और यांत्रिकी बोलते हैं। क्लियर है। अब ये कैसे हो, थोड़ा इसी को समझना है टेक्निकली, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में अपक्षयन की दर अधिक होगी। तो उसमें जैसे ताप, सपोज कीजिए कि ये वाला क्षेत्र है, पृथ्वी का ये भाग है, इसमें गर्मी के दिनों में तापमान बहुत अधिक हो जाता है और सर्दी के दिनों में तापमान थोड़ा कम रहता है। अब जब तापमान बहुत अधिक होगा तो ये गर्म होगा क्षेत्र, और गर्म होने के बाद कोई भी चीज फैलती है, राइट। तो गर्मी के दिनों में फैलेगा, सर्दी के दिनों में सिकुड़ जाएगा। तो निरंतर फैलना और सिकुड़ने की क्रिया से क्या होगा, एक पतली सी परत इससे अलग हो, अपने मदर रॉक से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी और अलग होके यहीं पे रहेगी, राइट। इस पूरे प्रक्रम को अब क्या होगा, एक बार बारिश हुई तेज तो उसने क्या किया इसको, तो जब तक ये हटाया नहीं जाता है तब तक वो कौन सी क्रिया है, अपक्षयन है। क्लियर है। हटाया जाता है तो हम बाद में बात करेंगे मोबिलिटी में क्या होगा।
तो जब तक उसको हटा ना दिया जाए तब तक ये अपक्षयन की क्रिया है, राइट, वेदरिंग की क्रिया है। अगर अब इसका मतलब क्या है कि जिस क्षेत्र में तापांतर बहुत अधिक होगा वहां पे अपक्षयन, स्पेशली यांत्रिकी की बात करें हम तो मेन जो होता है मैकेनिकल ही होता है, जो अधिकतर होता है। तो अगर हम बात करें कि तापांतर किसी क्षेत्र में ज्यादा हो तो अपक्षयन की दर क्या हो जाएगी, वहां पे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से कई बार डेजर्ट एरियाज में अगर जाओगे तो देखोगे कि दो चट्टान आपस में ऐसे रखे हुए हैं और एकदम ऐसा लगेगा कि शार्प दोनों को जोड़ दिया जाए तो जुड़ जाएगा, यानी कि दोनों एक सिंगल पीस के टूटे हुए भाग हैं, वो अपक्षयन के ही द्वारा हो संभव है। अब क्या होता है, मान लो ये चट्टान है, इसमें बीच में थोड़ा सा ये फर्रो है, जैसे सपोज कीजिए कि इसमें दरार है थोड़ी सी छोटी सी, और चट्टान बड़ा सा है, इसमें छोटी सी दरार है। अब इसमें जल भर जाएगा, गर्मी के दिनों में ये जल की बूंदों के रूप में ही रहेगा, सर्दियों में यदि तापमान कम है तो ये बर्फ जम जाएगा, और जब बर्फ जम जाता है तो जल से उसका आयतन, तो जब आयतन बढ़ेगा तो इसके ऊपर थोड़ा दबाव डालेगा, जितना भी डाल सकता है, डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पे, और दबाव डालेगा तो इसको फैला दिया, फिर जब ये जल बना तो फिर सिकुड़ गया, फिर फैला सिकुड़ना, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे कटता जाएगा और हजारों साल में एक पत्थर जो हो सकता है दो टुकड़े में परिवर्तित हो जाए। ये भी यांत्रिकी की, दोनों सूरत में क्या है, तापमान का अंतराल है, राइट। तो जहां पे तापांतर ज्यादा होगा वहां पे अपक्षयन की क्रिया अधिक होगी, और अपक्षयन को हम कारक के हिसाब से तीन रूप में देखते हैं, यांत्रिकी है, जैविक है और रासायनिक है। क्लियर है। यांत्रिकी में एक दो शब्द यूज होता है, एक बोलते हैं ऑनियन पिलिंग, प्याज का छिलका निकालना। तो प्याज की में कई सारी परतें होती हैं, उसी तरह से पृथ्वी के धरातल में देखें तो कई सारी परतें होंगी पतली पतली, हम 10 मीटर 20 मीटर की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है 1 इंच जो है इसका इस असर हो, जब गर्म हो रहा है तो ऊपर का 1 इंच, जब प्याज को छिलके को निकालते हैं तो एक एक पीस करके इसे पिल कर सकते। पिलिंग का मतलब होता है छीलना, ऑनियन का मतलब होता है आलू, अच्छा, तो इसको हम छील सकते हैं, राइट। तो लेयर वाइज जब निकालते हैं तो उसी तरह से पृथ्वी की परत भी लेयर वाइज निकलती है, परत दर परत निकलती है, इसको हम ऑनियन पिलिंग या प्याज के छिलके जैसा अपक्षयन बोलते हैं। वो किससे हो सकता है, यांत्रिकी क्रिया से, ठीक है। अब दूसरा लेवल पे आता है मोबिलिटी, जो संचलन होता है। अब संचलन की यदि हम बात करें तो संचलन का सबसे बड़ा कारक क्या है, सबसे बड़ा दो नहीं हो सकता है, चलो ना जल है ना वायु है, अब बताओ, वो भी नहीं है, मतलब क्या हुआ, इनमें से कुछ भी नहीं है, चलो बताओ। हाँ, हम इसको तोड़े, नीचे गिर गया, संचलन था, कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे बड़ा कारक चट्टानों के, टूटे हुए चट्टानों के संचलन का सबसे बड़ा कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। तो संचलन को हम दो रूप में देखते हैं, एक है कारण के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और दूसरा है गतिज बल, जो मूविंग एजेंट्स होते हैं। ये गतिज बल में वो आएगा सारा, पानी, हवा, हिमनद, जो भी कह लें, ग्राउंड वाटर, सब आ जाएगा इसमें। इसको हम अपर्दन बोलते हैं या इरोजन बोलते हैं, और इसको हम मास वेस्टिंग बोलते हैं, द्रव्यमान क्षय कहते हैं।
अब लैंडस्लाइड किसका एग्जाम्पल है? फिर अफरदन बाबा है। द्रव्यमान क्षय का एग्जाम्पल। एवलांशे हो गया, जो बर्फ का टीला गिरता है या चट्टान बगैर किसी एजेंट की मदद के लुढ़क रहा है। तो द्रव्यमान क्षय किन बातों पर निर्भर करेगा? सबसे बड़ा कारक जो द्रव्यमान क्षय की दर को निर्धारण करेगा वो कौन है? नो, स्लोप, ढाल। ढाल जितनी तीव्र होगी मास वेस्टिंग की दर उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है हमको? अब अगर बात करें, जैसे एक बार पूछ दिया था कि भूस्खलन, भूस्खलन क्या है? द्रव्यमान क्षय की बात। तो जब बोला था, मतलब क्वेश्चन में पूछा था मेंस में कि हिमालय और क्षेत्रों को और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में भूस्खलन की संभावनाएं अलग अलग हैं, सकारण स्पष्ट करें। हाँ हाँ, अब एक तो ढाल की प्रवृत्ति होगी, चट्टानों की संरचना पे भी डिपेंड करेगा। यदि बहुत हार्ड चट्टान है तो भूस्खलन की संभावना अपेक्षाकृत कम होगी। अब अगर वर्षा की मात्रा की बात करें, किसी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा ज्यादा है तो भूस्खलन की संभावना ज्यादा हो जाएगी। अब वर्षा में हम ये नहीं ले रहे हैं कि वर्षा के बाद नदी बनेगी और नदी जाके काटेगी, वो फिर क्या हो गया? अपरदन हो गया। जब वर्षा होगा तो मृदा में या चट्टानों में संतृप्ति होगी, सैचुरेशन आएगा। और सैचुरेशन के कारण जब, जैसे मतलब हम अगर बात करें बालू की और कीचड़ की, और दोनों को ढाल पे डालें तो किसकी गति ज्यादा हो जाएगी? ए भगवान, कीचड़ की ज्यादा हो जाएगी। प्रति इकाई कीचड़ क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। मतलब एक बालू चल रहा है, उसमें हल्का हल्का बूंद पानी डाल दो, वो सोख ले पानी को, संतृप्त हो जाए तो वो ज्यादा तेजी से लुढ़केगा। स्लिपरी भी तो हो जाता है ना। तो यदि वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो तो द्रव्यमान क्षय क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और वर्षा की मात्रा थोड़ी कम हो, या संतृप्ति कह सकते हैं या आर्द्रता कह सकते हैं, तो आर्द्र क्षेत्र में और शुष्क क्षेत्र में बाकी चीजों को समान माने यदि हम, तो आर्द्र क्षेत्र में द्रव्यमान क्षय क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब सिंपल कोरिलेशन हम करते जा सकते हैं अगर प्रश्न पूछे तो। क्लियर है? जब भी स्लाइड की बात, लुढ़कने की बात होगी तो इसका मतलब है वो द्रव्यमान क्षय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, वो द्रव्यमान क्षय। और अगर हम गतिज कारकों की बात करें, जैसे जल हुआ या वायु हुआ, ये सारा का सारा अपरदन है। तीनों चीज में क्लियर है हम लोग? अपक्षयन, द्रव्यमान क्षय और अपरदन। साउथ अमेरिका में फिजिकल किए थे या पॉलिटिकल भी हो गया? फिजिकल भी हो गया था, सिर्फ पॉलिटिकल हुआ था? दोनों हो गया? भौतिक हो गया है? लेक माराकाई वो कहां पे है? वेनेजुएला। तो हो गया इसका मतलब। मैंने शुरू किया होगा तो खत्म हो गया होगा, उसमें ज्यादा जान नहीं, बाकी दूसरे कॉन्टिनेंट में थोड़ा बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही पे काफी रखते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर। कल हम लोग जैसे प्लेट विवर्तनिक होता है, उसके साथ जैसे माधुपीय विस्थापन का सिद्धांत, चट्टानों के प्रकार कल और परसों में पढ़ेंगे। तो अगर मौका मिले, थोड़ा समय में मिल जाए अपने बिजी शेड्यूल से, तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा।